आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सुनने में शायद थोड़ा आप कह सकते हैं सूखा या अकादमिक लगे, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। लेकिन हमारे पास जो मटेरियल है, द स्टैटिस्टिकल इम्पेरेटिव किताब के कुछ हिस्से, वो बताते हैं कि ये विषय सिर्फ गणित के क्लासरूम के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में ये आज की इस जटिल दुनिया को समझने, बेहतर फैसले लेने और यहाँ तक कि धोखेबाजी से बचने का एक बेहद जरूरी टूल है। बिल्कुल। सोर्स इसे आज की दुनिया के लिए एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है। हम हर रोज डेटा, चार्ट्स, दावों, सूचनाओं के एक सैलाब में डूबे रहते हैं। सही बात है। और सांख्यिकी हमें उस शोर में से काम के सिग्नल को पहचानने की क्षमता देती है। बिल्कुल। ये हमें बताती है कि किस पर भरोसा करें, किस पर शक करें और सबसे जरूरी सवाल कैसे पूछें। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक काफी दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। तो चलिए इस मटेरियल की गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि ये नंबर्स और चार्ट्स विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर हमारे फोन की एप्स तक हर जगह हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं। सोस कहता है कि सांख्यिकी जरूरी बौद्धिक उपकरण यानी इसेंशियल इंटेलेक्चुअल टूल्स हैं। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। हाँ, लगता तो है। इसका असल में रोजमर्रा की भाषा में क्या मतलब है? देखिए, इसका जो सबसे बुनियादी काम है वो एक ऐसी सच्चाई से निपटना है जिससे हम सब रोज जूझते हैं। अनिश्चितता, मतलब अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता। हाँ, दुनिया में कुछ भी 100% निश्चित नहीं है। हर चीज में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव या कह लें संयोग की भूमिका होती है। सांख्यिकी हमें इस अनिश्चितता को नजरअंदाज करने के बजाय उसे मापने और उसके बारे में साफ साफ बात करने का एक ढांचा देती है। कितना नहीं पता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बिल्कुल, ये अंदाजे को एक नंबर देने जैसा है, उसे एक सीमा में बांधने जैसा है। कोई उदाहरण? इसका क्लासिक उदाहरण है चुनावी पोल। जब हम किसी पोल में सुनते हैं कि ±3% का मार्जिन ऑफ एरर है। हाँ, हर चुनाव से पहले सुनते हैं। तो ये सांख्यिकी का ही कमाल है। वो ये नहीं कह रहे कि उनका अनुमान एकदम पक्का है। नहीं, वो पूरी ईमानदारी से अपनी अनिश्चितता को मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा अनुमान सही है, लेकिन उसमें 3% ऊपर या नीचे की गलती की गुंजाइश है। और ये जानना इतना जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि ये हमें डेटा में असली पैटर्न और महज संयोग के बीच फर्क करने में मदद करता है। क्या जो हम देख रहे हैं वो वाकई में एक ट्रेंड है या बस एक इत्तेफाक है? अच्छा। क्या एक टीम सच में दूसरी से बेहतर है या वो बस उस दिन टॉस जीत गए? इस सवाल का जवाब सांख्यिकी देती है। यह हमें कह सकते हैं शोर में से संगीत को अलग करना सिखाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये विज्ञान और बिजनेस में कैसे काम करती है, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन सोर्स इसे एक कदम और आगे ले जाता है और इसे उन मुद्दों से जोड़ता है जो आजकल हम हर रोज खबरों में सुनते हैं। महामारी, क्लाइमेट चेंज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, और सच कहूं तो इन आधुनिक चुनौतियों से सांख्यिकी के बिना निपटा ही नहीं जा सकता। कोविड-19 महामारी का उदाहरण ले लीजिए, सबसे ताजा है। बिल्कुल। किसी बीमारी के फैलने की रफ्तार को ट्रैक करना, जिसे R0 या R0 नंबर कहते हैं, या फिर ये विश्लेषण करना कि कोई वैक्सीन कितनी प्रभावी है, ये सब सांख्यिकी के बिना असंभव है। वैक्सीन की प्रभावशीलता पर एक मिनट रुकते हैं। जब हम सुनते हैं कि वैक्सीन 95% प्रभावी है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर 100 लोगों को वैक्सीन लगी तो 5 लोग बीमार पड़ेंगे। क्या ये सही है? नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। इसका असली मतलब ज्यादा गहरा है और ये सीधे सीधे कंट्रोल ग्रुप के विचार से जुड़ा है। कंट्रोल ग्रुप यानी वो लोग जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी? हाँ, इसका मतलब है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी उनमें बीमार पड़ने का खतरा उन लोगों की तुलना में 95% कम था जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी। ये एक तुलनात्मक आंकड़ा है और ये तुलना सांख्यिकीय विश्लेषण के बिना हो ही नहीं सकती। ये हमें बताता है कि वैक्सीन ने कितना बड़ा फर्क पैदा किया। और क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या? कई लोग कहते हैं कि अरे मौसम तो हमेशा बदलता रहता है, आज गर्मी है कल सर्दी होगी। ये तर्क अक्सर सुनने को मिलता है। तो वैज्ञानिक इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, न कि सिर्फ एक प्राकृतिक उतार चढ़ाव? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब सांख्यिकी के सिग्नल और शोर यानी सिग्नल एंड नॉइज कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। हाँ, दिन प्रतिदिन का जो मौसम है वो शोर है, उसमें बहुत उतार चढ़ाव होता है। लेकिन दशकों और सदियों का जो क्लाइमेट है वो एक सिग्नल है, एक धीमा लेकिन स्थिर पैटर्न। अच्छा। वैज्ञानिकों ने दशकों के तापमान के रिकॉर्ड का सांख्यिकीय विश्लेषण किया है
उन्होंने ट्रेंड डिटेक्शन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके ये दिखाया है कि तापमान में बढ़ोतरी का पैटर्न महज एक प्राकृतिक उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला ट्रेंड है। वो मौसम के शोर में से जलवायु के सिग्नल को अलग कर पाते हैं। ये तो कमाल है। मतलब जब हम एआई की बात करते हैं तो हम अक्सर भविष्य की और रोबोट्स की कल्पना करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसकी पूरी बुनियाद असल में 100 साल पुराने सांख्यिकीय सिद्धांतों पर टिकी है। हाँ बिल्कुल, एआई और मशीन लर्निंग कोई जादू नहीं है। इनकी नींव में सांख्यिकीय और संभाव्यता सिद्धांत, प्रोबेबिलिटी थ्योरी ही हैं। जब हम किसी एआई मॉडल को ट्रेन करते हैं तो हम असल में उसे डेटा में पैटर्न ढूंढना सिखा रहे होते हैं। सोर्स में मॉडल वैलिडेशन, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये सब शुद्ध सांख्यिकीय सिद्धांत हैं। बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। ये एआई मॉडल बनाने में एक तरह का संतुलन साधने जैसा है। मान लीजिए आप एक एआई मॉडल को बिल्लियों की तस्वीरें पहचानना सिखा रही हैं। ठीक है। अगर आपका मॉडल बहुत ज्यादा सरल है, यानी हाई बायस, तो वो शायद हर 4 पैर वाले जानवर को बिल्ली समझ लेगा। उसने जरूरी पैटर्न ठीक से नहीं सीखा। अच्छा। और अगर आपका मॉडल बहुत ज्यादा जटिल है, मतलब हाई वेरिएंस, तो वो सिर्फ उन्हीं बिल्लियों को पहचानेगा जिनकी तस्वीरें आपने उसे दिखाई थीं। वो डेटा के शोर को ही सच मान लेगा और किसी नई बिल्ली की तस्वीर देखकर कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक बहुत कम सीखता है और दूसरा बहुत ज्यादा रट लेता है। बिल्कुल सही। और सांख्यिकी हमें इन दोनों के बीच का सही रास्ता खोजने में मदद करती है, ताकि मॉडल ना तो बहुत सरल हो और ना ही बहुत जटिल। इस बातचीत से मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। जिस तरह सांख्यिकी सच को उजागर कर सकती है, क्या उसी तरह उसे तोड़ मरोड़ कर झूठ को और ज्यादा भरोसेमंद नहीं बनाया जा सकता? सोर्स में गलत सूचनाओं से लड़ने की भी बात है। ये एक दो-धारी तलवार है और इसीलिए सांख्यिकीय साक्षरता, मतलब स्टैटिस्टिकल लिटरेसी, आज के दौर में एक तरह का आत्मरक्षा का हथियार है। आत्मरक्षा का हथियार। हाँ, ये हमें सिखाती है कि डेटा को कैसे कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। जैसे भ्रामक ग्राफ्स के जरिए, जहां वाई एक्सिस को 0 से शुरू ना करके एक छोटे से बदलाव को बहुत बड़ा दिखाया जाता है। हाँ, वो मैंने देखा है। या जब कोई कहता है कि एक नई स्टडी में पाया गया है कि चॉकलेट खाने से वजन कम होता है, तो सांख्यिकीय साक्षरता हमें सवाल पूछना सिखाती है। क्या सवाल? जैसे कि चॉकलेट कौन सी थी? उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, ये स्टडी कितने लोगों पर की गई थी? क्या 5 लोगों पर या 5000 पर? क्या कोई कंट्रोल ग्रुप था, यानी ऐसे लोग जिन्होंने चॉकलेट नहीं खाई? क्या नतीजे सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण थे या ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है? ये हमें हर दावे के पीछे के नंबर्स को शक की नजर से देखने और सबूत मांगने के लिए तैयार करती है। तो इन सभी उदाहरणों के बाद ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ कुछ फॉर्मूले या तकनीकें नहीं है। ये तो दुनिया को देखने का एक नजरिया है। यही सबसे अहम बात है। सोर्स इसे बहुत खूबसूरती से सांख्यिकीय मानसिकता, यानी स्टैटिस्टिकल माइंडसेट कहता है। सांख्यिकी मानसिकता। हाँ, ये सिर्फ कैलकुलेशन करने से कहीं ज्यादा है। इसका पहला हिस्सा है संभाव्यता पर आधारित सोच, प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। मतलब ये समझना कि दुनिया में ज्यादातर चीजें पूरी तरह सही या गलत, काली या सफेद नहीं होती, बल्कि उनकी एक संभावना होती है। बिल्कुल। ऐसा होगा कहने के बजाय ऐसा होने की 80% संभावना है। दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है संदर्भ को समझना, कॉन्टेक्स्ट। बिना कॉन्टेक्स्ट के नंबर्स का कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं कहूं कि हमारे शहर में अपराध 50% बढ़ गया है, तो ये बहुत डरावना लगता है ना? हाँ, ये तो एक क्लासिक हेडलाइन है जो डराने के लिए इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। और सांख्यिकी मानसिकता तुरंत पूछती है, ये 50% किसका? अगर पिछले साल सिर्फ 2 अपराध हुए थे और इस साल 3 हो गए हैं, तो हाँ, ये 50% की बढ़ोतरी है। लेकिन संदर्भ एकदम बदल जाता है। बात तो वही है, लेकिन उसका असर बिल्कुल अलग है। सही। सांख्यिकी मानसिकता हमेशा पूछती है, ये नंबर किसकी तुलना में है? क्या ये बड़ा नंबर है या छोटा? और तीसरा हिस्सा है सबूतों का मूल्यांकन करना। अच्छा। यानी अलग-अलग स्रोतों से मिले सबूतों को मिलाकर एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचना, न कि सिर्फ उस एक कहानी पर भरोसा कर लेना जो हमें अच्छी लगती है। और अगर हम इस मानसिकता को, इस पूरे नजरिए को नजरअंदाज करते हैं, तो सोर्स के मुताबिक इसके नतीजे भी काफी गंभीर हो सकते हैं। बहुत गंभीर। सोर्स में साफ लिखा है, विज्ञान में इसके बिना हम ऐसी खोजें कर सकते हैं जो बाद में गलत साबित हों, जिसे
इरिप्रोड्यूसिबल रिसर्च कहते हैं। जिससे समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। बिल्कुल। व्यापार में हम डेटा के बजाय अपनी गट फीलिंग के आधार पर गलत फैसले ले सकते हैं, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। और समाज के लिए हम ऐसी नीतियां बना सकते हैं जो पूरी तरह से बेकार हों। या जिनके अनचाहे बुरे नतीजे हों। हाँ, क्योंकि वे मजबूत डेटा के बजाय सिर्फ कहानियों या अंदाजों पर आधारित थीं। तो आज हमने देखा कि सांख्यिकी कैसे अनिश्चितता को मापने के एक विचार से शुरू होकर वैक्सीन बनाने, एआई सिस्टम तैयार करने और यहाँ तक कि गलत सूचनाओं से लड़ने जैसे बड़े कामों तक फैली हुई है। यह सिर्फ डेटा को देखना नहीं, बल्कि डेटा के जरिए दुनिया को समझने का एक तरीका है। ये एक भाषा है जो हमें उस दुनिया के बारे में बताती है जो हमारी आंखों को सीधे सीधे नहीं दिखती। सोर्स इसे बहुत अच्छे से कहता है, सांख्यिकी की जरूरत सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि सभ्यतागत है। आज की दुनिया में जहां हर 2 साल में डेटा की मात्रा दोगुनी हो रही है। हर 2 साल में? हाँ, जहां हमारे फैसलों के नतीजे बहुत जटिल हैं और जहां गलत सूचनाएं तेजी से फैलती हैं, वहां ये तर्कसंगत फैसले लेने का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बिना हम सिर्फ शोर में भटकते रहेंगे। ये बातचीत एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाती है, जिस पे आगे सोचा जा सकता है। सोर्स में एल्गोरिदम में पक्षपात यानी बायस का पता लगाने की बात की गई है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज। तो सवाल ये है, अगर एआई सिस्टम हमारे समाज के डेटा से सीखते हैं और हमारे समाज के डेटा में ऐतिहासिक पूर्वाग्रह भरे पड़े हैं, तो क्या हम उन सिस्टम्स को हमारे समाज में पहले से मौजूद पूर्वाग्रहों से ज्यादा निष्पक्ष बना सकते हैं? ये $1 मिलियन सवाल है। या फिर वो अनजाने में इन्हीं पूर्वाग्रहों को और भी मजबूत कर देंगे और ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू कर देंगे?